नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। हम ज्योग्राफी की सीरीज़ को देख रहे हैं और इसकी आगे की कड़ी है। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है मानचित्र। हम देखेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं और ये किस तरह से हमारे उपयोग में आता है। तो पहले हम भाई देखेंगे जो हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमको इसको हैंडल करना है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं और सबसे पहले इनको देखते हैं। ये है मानचित्र के 3 घटक कौन-कौन से हैं। तो मानचित्र है, उसके कोई घटक होंगे। प्रधान दिग्बिंदु कौन-कौन से हैं, इनको भी देखेंगे। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, इसको देखेंगे। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों, इसको देखेंगे। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, इसको देखेंगे। साथ में प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलो आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसको। इधर देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं। हमने पिछले अध्याय में ये बोल रखा है कि पिछले अध्याय में आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा। तो पहले हम ग्लोब के महत्व को जानते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ग्लोब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन पृथ्वी का केवल एक भाग का अध्ययन करने, जैसे किसी देश, अपने देश, राज्य या जिलों या शहरों का तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करने के लिए ये ग्लोब इतना उपयोगी साबित नहीं होता। तो हम देखते हैं मानचित्र किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर आप यहाँ पे देख सकते हो, पृथ्वी की सतह पर या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र होता है। मानचित्र छोटे क्षेत्र या कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। जो मानचित्र होते हैं हमें या तो छोटे क्षेत्र को दर्शाते हैं या कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। अब देखते हैं हम एटलस किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र एटलस होता है, मानचित्र होता है। एटलस जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ एक रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। ये मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। जो मानचित्र होते हैं उनसे हम ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं मानचित्रों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो फिजिकल, जिसको हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र बोलते हैं। एक राजनीतिक, जिसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। और तीसरा है थीमेटिक मैप। पहले देखते हैं भौतिक मानचित्र में क्या कहता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वत हुए, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। साथ में राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। साथ में अब ये देखते हैं कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो हम देखते हैं पहले दूरी। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है। हमेशा जो मानचित्र होता है वो छोटे पैमाने पर खींचा जाता है और इसको इस सावधानी से खींचा जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक बनी रहे। जो स्थान होते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हो, जो स्थानों के बीच की दूरी है वो वास्तविक बनी रहे। जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पैमाना। यहाँ पे देख सकते हो, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, जो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है पैमाना। अब देखते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र।
तो इसको देखते हैं हम। जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो किस तरह से हमारी सहायता, जब बड़े क्षेत्रफल, ये देखो, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर और स्थल पर 500 किलोमीटर को दर्शाना हो तो हम इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलते हैं। लेकिन बड़े पैमाने वाला मानचित्र, जब एक छोटे क्षेत्र को देखो, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव, शहर को कागज़ पर दिखाना हो तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी और मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाते हैं। अब ये भी देखते हैं कि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब अगला अपन देखते हैं जो है दिशा। ये है, सबसे पहले देखते हैं हम, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं, जैसे यहाँ पे देख दो, तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जो तीर का निशान होता है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है और इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। अब देखते हैं प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं। मुख्य दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाता है वे प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। जो मुख्य दिशा कौन कौन सी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब हम देखते हैं दिक्सूचक किसे कहते हैं। दिक्सूचक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशा का पता लगाया जाता है। इसकी सुई हमेशा चुंबक की दिशा में, इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब हम देखते हैं प्रतीक किसे कहते हैं। जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके बारे में देखते हैं। मानचित्र पर वास्तविक दूरी, अब यहाँ पर देखो, किसी मानचित्र पर वास्तविक दूरी आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका आसानी से अध्ययन किया जा सकता है और इनकी एक विश्वव्यापी भाषा होती है। आप इनकी एक यहाँ पे देख सकते हो, इनकी एक जो मानचित्र होती है, इनकी एक मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है जिन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। आप इनको भी देख सकते हो, ये प्रतीक। और यहाँ पे विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नीला रंग जलाशय के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब आप यहाँ पे ये प्रतीक चिन्ह भी देख सकते हो, यहाँ पे एक एक करके इधर देखिए। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेल लाइन, जैसे बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, जो ये बड़ी लाइन, ये मीटर लाइन और ये स्टेशन को दिखाया जाता है। ऐसे सड़क, जैसे पक्की सड़क, कच्ची सड़क, तो ये पक्की सड़क, ये कच्ची सड़क। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये राज्य की सीमा है, ये जिले की सीमा है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, जैसे ये नदी हो गई, ये कुआं हो गया, ये तालाब हो गया, ये नहर और ये पुल, ऐसे दिखाया जाता है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक करके। जैसे ये इधर देखो आप, इनको दिखाया गया है। जैसे ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, ये छतरी है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे ये देख सकते हो। बस्ती, कब्रिस्तान, यहाँ पे ये बस्ती और कब्रिस्तान। पेड़ और घास, ये पेड़ और घास यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से इनको दिखाया गया है। तो अब अगला देखते हैं जो है रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र एक आरेख होता है। रेखा चित्र एक आरेखन होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। जो इसे इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र, मानचित्र भी कहते हैं। रेखा चित्र और मानचित्र भी कहते हैं।
अब देखते हैं खाका किसे कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका होता है, या हम ये कह सकते हैं हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। अब हम देखते हैं, आइए हमारा एक एक क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था मानचित्र के घटक है दूर, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये है। अब देखते हैं हम प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं। प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं, जो 4 मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाता है उसे प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। जैसे ये है, इसको प्रधान दिग ये नॉर्थ को दिखाएगा, ये ईस्ट को दिखाएगा, ये वेस्ट को दिखाएगा, ये साउथ को दिखाएगा। तो ये बिंदु है ना, ये प्रधान दिग्बिंदु कहलाता है। अब देखते हैं मानचित्रों के पैमाने से आप क्या समझते हैं। आप सबको ये विदित होगा कि हम जो मानचित्र बनाते हैं वो किसी न किसी पैमाने को मानकर बनाते हैं, इसलिए हम इसको मानचित्र के पैमाने कहते हैं। अब हम देखते हैं ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि जब पृथ्वी जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब हमें केवल कुछ जानकारियाँ प्रदान करता है, लेकिन मानचित्र हमें सभी जानकारियाँ, जैसे कहाँ पे घास है, कहाँ पे सड़क है, कहाँ पे रेल लाइन है, ये सभी जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इसलिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होता है। मानचित्र एवं खाके में क्या अंतर होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र होता है, जबकि खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र होता है। ये बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र हो सकते हैं। अब देखते हैं कौन से मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा। अब देखते हैं प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनकी एक विश्वव्यापी भाषा होती है, उनकी अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है उन भाषाओं को यूज करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हम किसी भी क्षेत्र का वो मैप देखते हैं तो उसमें ये लाइन देख के समझ सकते हैं कि ये बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन है। इनको देख के समझ सकते हैं कि ये पक्की सड़क है, कच्ची सड़क है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय राज्य और ज़िले की सीमा को देख के समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें ये मानचित्र को समझने में आसानी होती है। जो प्रतीक चिन्ह है वो हमें मानचित्र का अध्ययन करने में सहायक होता है। अब हम देखते हैं वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। साथ में नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, तो आप समझ सकते हो, जो जलाशय को दिखाने के लिए नीला रंग का उपयोग किया जाता है। साथ में आप देखते हैं जो दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, तो ये मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो मुख्य दिशा होती है हमारी, उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। पैमाना आवश्यक है। पैमाना क्यों आवश्यक है। मानचित्रों के लिए पैमाना आवश्यक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको ये पसंद आया होगा, आप इसका लाभ उठाएंगे और अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।